सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं भारत को पता है कि जब आप विकासशील होते हैं, कर्ज के मोहताज होते हैं, तो आपको किस तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, किस तरह से आपके ऊपर दूसरे देश जो हैं अपना ट्रैप बिछाते हैं, कंडीशंस ले करते हैं। तो शायद भारत अब अगुवा बनना चाहता है उन तमाम देशों से जो अब डेवलपिंग नेशन है। अफ्रीकी यूनियन को न्योता देकर उन्होंने यही साबित करने की कोशिश भी की है। जी हाँ, देखिए, और अभी और हाँ जी हाँ, देखिए, और ये जो G20 की समिट है, इस G20 की समिट पे जो इश्यूज हैं, या जैसे अगर हम कल ही की बात करें, इंडिया और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें वो सारे इश्यूज तो थे। जब मोदी जी जब पहले अमेरिका गए थे, वहां उस समय उस समय जिन इश्यूज पे में हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, तो वो सारे इश्यूज तो डिस्कस हुए थे। लेकिन अगर आप उसमें नई चीज देखें, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका में एक प्रोजेक्ट है रिप एंड रिप्लेस प्रोजेक्ट। रिप एंड रिप्लेस प्रोजेक्ट क्या है? उस प्रोजेक्ट में जो अमेरिकन कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट उन्हें है, क्योंकि वहां चाइना के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो उस स्टेटमेंट में बोला गया है, इंडियन कंपनीज को इन्वाइट करा गया है कि उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। तो आप ये देख लीजिएगा कि बायलैटरल में इंडिया को किस लेवल का उन लोगों ने सिग्निफिकेंस दिया है कि वो चाइनीज कंपनीज को अब इंडियन कंपनीज और इंडियन टेक्नोलॉजीज के साथ वो लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। और जो कॉन्फिडेंस है अमेरिकन को इंडियन कंपनीज के साथ, ये भी उसमें दिखता है। तो ये दिखाता है कि इंडिया की पोजीशन किस तरीके से चेंज हुई है। अमेरिका ये भी नहीं चाहता सेमीकंडक्टर चिप जो है वो भी चीन में मैन्युफैक्चर हो, वो भी चाहता है कि वो अमेरिका ने तो एक पॉलिसी निकाली है कि एक पर्टिकुलर ईयर के बाद कोई भी जो डिवाइस होगा जिसमें कि चाइना की चिप बनी होगी, वो डिवाइस आप अमेरिका में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इंडिया की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग। अखिल पाराशर हमारे साथ चीन से, बीजिंग से लगातार बने हुए हैं। अखिल, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका जिक्र यहां पर मनोज जी कर रहे हैं कि किस तरीके से चीन से जो इंपोर्ट है उसको कम किया जाए, चीन का जो लैंडिंग है बाकी देशों को उसको भी खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए, इसके ऑप्शन पर लगातार बात चल रही है। साथ ही साथ चीन की जो इकोनॉमी है पोस्ट कोविड, वो पहले से लड़खड़ा रही है। एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या ये कुछ बेसिक कंसर्न है और बड़ी कंसर्न है इस वक्त चीन के सामने? क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है शी जिनपिंग के ना आने का? हाँ, बिल्कुल। जो अभी आपने बात बोली है कि जो चीन की जो इकोनॉमी है आफ्टर कोविड, वो काफी लड़खड़ा रही है, क्योंकि डिफ्लेशन ही यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी बबल है वो भी फूट पड़ा है और उसपे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बेरोजगारी है, जो युवा बेरोजगारी, बोल सकते हैं कि 15 से 25 वर्ष की आयु के जो छात्र है या जो युवा है, उनमें बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है और काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को अब मिल रही है, चाहे वो इकोनॉमिक आर्थिक स्तर की बात की जाए या रोजगार स्तर की बात की जाए। और रही बात अभी जैसे सैमिक की बात की जा रही थी, देखिए सही बात है कि अब जो बड़े जो देश है जिसमें हम अमेरिका या भारत, ये सबको पता है कि अब जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर का है। और आप अब देखिए कि अब काफी क्लैशेस हो रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच में। जैसे भी आप जानते होंगे कि चाइना ने अपने देश में आईफोन पर बैन लगाने की बात की जा रही है कि जो सरकारी विभाग में जो लोग हैं वो आईफोन का इस्तेमाल ना करें। और अब तो ये खबर आई है कि अब जो आईफोन 15 या 16 जो भी अब नए वर्जन आएंगे आईफोन के, उसमें उनका जो चाइना मोबाइल जो सिम है, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल है या वोडाफोन है, तो यहाँ चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम है, वो अब उसको सपोर्ट नहीं करेंगे आईफोन को। यानी कि धीरे धीरे जो है वो आईफोन यहाँ से खत्म होता चला जाएगा चीन से। और ये सही बात है कि अभी जैसे लैंडिंग की आप बात कर रहे हैं कि जो भारत क्या है कि भारत अगर ऋण देता है वो एक समानता के स्तर पर देता है। अभी जैसे आपने जानते होंगे कि भारत ने नाइजीरिया के साथ इन्वेस्टमेंट की बात की है, $14 बिलियन की, और इसमें भारत ने बोला है कि आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है कि जो हम पार्टनरशिप के तौर पर करेंगे। जबकि जो चीन है और मिलती है
कि और सही बात है कि इस समय चीन के जो सितारे हैं वो उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं इस समय। बिल्कुल। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है सस्ते कर्ज के जरिए, उस पर चोट करने की कोशिश है। और चीन जिस तरह से चीन के ऊपर मंशा पर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं कि वो स्पाई भी करते हैं, तो उनको लेकर भी लगातार कि वो डेटा भी चुराते हैं, उसको लेकर भी जो सवाल उठते हैं। तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो चुका है चीन से, और उसके लिए भारत जो है एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच में चीन पर एक और तरह से चोट करने की प्लानिंग जो है वो इस G20 के साइडलाइंस पर चल रही है। वो है वन रोड वन बेल्ट का जवाब, पंकज जी, जो कि भारत और अमेरिका और सऊदी देशों के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको, हालांकि उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस दिशा में काम बहुत तेजी से हो रहा है और इस पर भी कोई सहमति की उम्मीद हो सकती है। एक्चुअली जो आपने बोला है, ये जो वन बेल्ट वन रोड या ये जो BRI का है, सिर्फ ये जो गल्फ में ये जो आपने अभी बताया वही नहीं है। 150 से ज्यादा देश इससे में आते हैं। हाँ, ये नहीं, इसमें सऊदी है, US है, इंडिया है, ये मिल के जो है एक रेल कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये रेल कनेक्टिविटी फिर आपको यूरेशिया की तरफ भी ले जा सकती है और अफ्रीका और वेस्ट की तरफ भी जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है जो अभी शुरू हुआ है। बट ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड जो G7 का है, फिर इंडिया के खुद के अपने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनको पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको एक पूरे दायरे में देखना चाहिए और किस तरीके से कंट्रीज एक्सपैंड कर रही हैं। और अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि ये एक टाइप का पुश बैक है टू चाइना। बिल्कुल। लेकिन मनोज सर, जैसा हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, G20 का मतलब ही था आर्थिक मुद्दों पर सहमति बनाना। चीन की इकोनॉमिक हालत किस तरीके से बदहाल, उसकी हमने बात की अभी अखिल से। यूरोप में भी हालात अच्छे नहीं हैं, जर्मनी की तस्वीर हमारे सामने है। अमेरिका खुद बैंकिंग सेक्टर से और तमाम महंगाई जैसे फैक्टर से गुजर रहा है। बड़ी चुनौती इस वक्त पूरी दुनिया के सामने इकोनॉमिक फ्रंट पर जी समिट से पहले। जी हाँ, देखिए, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक हालत खराब होना, तो जिस समय ये G20 की समिट हो रही है वो समय पूरे संसार के लिए कोई अच्छा समय नहीं है। लेकिन ऐसे में भारत के लिए एक जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि बड़ी इकोनॉमीज में से सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी है जो कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यही कारण है कि भारत को एक जो लीडरशिप पोजीशन है वो आज भारत आ सकता है। और जो हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है वो वॉइस बनने की। अगर इस G20 की ही हम बात करें तो जो G20 में कई सारे जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बाकी कंट्रीज की तरफ जिनका ध्यान नहीं था, लेकिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो संसार के जितने भी देश हैं, वो G20 के जितने भी कंट्रीज हैं, सब ने कोई भी उसमें क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हमारा देश भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी करी है कि अगर मान लीजिएगा कि किसी को उसमें से गेन होता है तो 30% टैक्स हम लोग लेते हैं जी। और इसका मतलब टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, या जो हमने जो ये इशू इसमें रखा है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये एक फैक्ट है। और पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो करेंसीज का उस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। तो भारत ने बोला है कि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए और सबको कोऑपरेट करना चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज का इस तरीके से इस्तेमाल ना हो सके। उसी तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपस में कोऑपरेट करना, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस शब्द का इस्तेमाल ही किसी भी पॉलिसी लेवल पे पहली बारी हुआ है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि हमारा देश ही लेकर आया है जी। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया की एक लीडरशिप पोजीशंस इन टेक्नोलॉजीज में और इन सेक्टर्स में आज की डेट में है। और यही कारण है कि जो इंडिया है आज से 15-20 साल पहले जो हिंदुस्तान था, या आज की डेट में जो हिंदुस्तान है, उसमें काफी ज्यादा अंतर है। और पूरे वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आज की डेट में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें प्ले करती है। बिल्कुल। हमारे साथ जापान से बहुत ही खास मेहमान टोमोई साहब जुड़े हुए हैं, जो लगातार अपनी शानदार हिंदी के लिए भी जाने जाते हैं। सर, 70 साल पुराने रिश्ते हैं भारत और जापान के, जैसा आपने शुरुआत में कहा। इस G20 समिट से वो रिश्ते एक कदम और आगे बढ़ते नजर आते हैं आपको, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर काम करने की अभी और आगे जरूरत है? मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूं, फिर भी कम से कम मैं तो 17 साल से भारत को देख रहा हूं, तो बहुत बड़ा अंतर आया। बहुत ही
अब सोच भी नहीं सकते। भारत इतनी तरक्की कर लेगा ये सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन हमें बहुत खुशी है, भारत की इतनी खुशहाल, इतनी तरक्की देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि 21वीं शताब्दी तो एशिया की शताब्दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने फिर एशिया में फिर अफ्रीका को भी जोड़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और चीन के आने के पहले वैसे अफ्रीका को सबसे अधिक मदद करने वाला देश था जापान, लेकिन अब तो इतने हमारे जापान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ रही है, काफी पतन होने लगा। बहुत अफसोस की बात है। अब चीन के सामने तो कुछ भी नहीं है। असल में चीन को इतने कम समय में इतना समृद्ध बनाने के पीछे अमेरिका और जापान दोनों जिम्मेदार है। इतना निवेश किया था दोनों देशों ने, इतना निवेश किया था, इसलिए बहुत अमीर हो गए। खैर, अफ्रीका को जोड़ना बहुत अच्छी बात है। और वैसे अफ्रीका के साथ जापान का बिजनेस वो भी भारत के माध्यम से होता है। भारत के आगे अफ्रीका है। तो ये जो अफ्रीका के साथ जापान का व्यापार है ना, वो भी भारत के थ्रू, भारत के माध्यम से जाता है। इसलिए हर क्षेत्र में भारत का बड़ा महत्व है। भारत का बड़ा महत्व दक्षिण एशिया में भी जिस तरह से अगुवा के तौर पर है कि उसे अपने साथ जो तमाम विकासशील देश हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ना है। और जो डिस्पैरिटी है, डिजिटल डिस्पैरिटी मनोज जी, उसको भी पाटने की कोशिश हिंदुस्तान करेगा। आज अपने जन धन आधार जो हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, जैम जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसका भी एक तरह से वो प्रदर्शन करेगा, बताया जा रहा है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। और डिजिटल डिस्पैरिटी की बात भारत हमेशा से करता रहा है कि दुनिया की आधी आबादी के पास अभी भी डिजिटल सेवाएं नहीं है, तो उस पर भी विशेष चर्चा और जोर होगा इस G20 समिट में। हाँ जी, देखिए ये पहली बार है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 में शामिल किया गया है। और एक ऐसा सेक्टर है, फील्ड है, जिसमें कि भारत की एक लीडरशिप पोजीशन है। अगर हम यूपीआई पेमेंट्स की बात करें तो यूपीआई पेमेंट्स में जिस स्केल में हमारे देश में हुआ है, उस स्केल में यूपीआई का जो पेमेंट्स हैं कहीं और नहीं हुआ। और ये यूपीआई पेमेंट को हम सिंपली पेमेंट के तौर पर नहीं देखते। यूपीआई पेमेंट बेसिकली डिजिटल डिवाइड को दूर करता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको पाटता है। कई सारी जो सोशल सर्विसेज है हमारे देश में हमने ये देखा है कि कई सारी सोशल सर्विसेज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूपीआई के कारण हुआ है। और ये जो सोशल सिक्योरिटी और जो सोशल सर्विसेज जो है, ये पूरे संसार में जितने देश हैं सारे के सारे देश देते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो जनरली जो निचले तबके के लोग हैं, जिसको हम बॉटम ऑफ द पिरामिड में रहने वाले लोग कहते हैं, उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं और वो पैसा जो उनके लिए रखा गया है वो पहुंच नहीं पाता है। तो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ये चीज पॉसिबल हो सकती है और यही चीज हम लोगों ने अपने देश में करके दिखाई है। बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मनोज जी, मैं फिर आपसे ये पहलू पे भी बात करूंगा। सैयद आमिर के पास एक बार वहां पे चल रहे हैं और वहां से जो तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि लगातार अभी वादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहां से जो तस्वीर मिल रही है, एक बार उन तस्वीरों के साथ फिर से अपने दर्शकों को जोड़ता हूं। सैयद आमिर, अभी और कितने देर का शेड्यूल बचा है? देखिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है और कभी भी बैठक शुरू होगी। और जिस तरह से लगातार वेलकम किया जा रहा है, 10:30 बजे तक का समय है वेलकम का, और उसके बाद जो है पहली बैठक अर्थ पे शुरू हो जाएगी और उसमें तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन मनोज सर जो बता रहे थे अभी आपको कि डिजिटल इकोनॉमी, कुछ नई चीजें बता रहा हूं, क्योंकि भारत G20 में जो बैठक हो रही है उस पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बातचीत होनी है। तो यहां पे आपको देखिए, यहां पे कुछ रुपए जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं
कि आरबीआई ने खासतौर पे जब G20 की शुरुआत हुई थी तब उस समय आरबीआई के गवर्नर पहले बैठक करते थे, वित्त मंत्री बैठक करते थे, लेकिन अब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। लेकिन आप पहले देखिए अब में कितना फर्क है। यहां पे आपको नई चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिजिटल को कितना बढ़ावा दिया है भारत ने। यहां पे आरबीआई की तरफ से कुछ रुपए जो है डिजिटल रुपए जो उसके रुपए की तरह दिखते हैं वो दिखाए गए हैं। और खास बात यह भी है कि अब जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं भारत, उनको फॉरेक्स के लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान आएंगे, उनके पास एक ऐप होगा, उस ऐप से वो अपने जो रुपए लाए हैं वो भारत के करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं और एक्सचेंज करने के बाद कुछ इस तरह के रुपए भी ले सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 2000 रुपए के नोट हो। तो इस तरह से डिजिटल रुपए को भी वो अपने पास रख सकते हैं ई वॉलेट में और उसका फायदा ले सकते हैं। कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं। बिल्कुल आमिर, आ रहे हैं आपके पास जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को आप देख रहे हैं इस वक्त, वो आते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए ये स्माइल, हालांकि उनकी पहचान कही जाती है फूमियो किशिदा की, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा से बहुत ही ज्यादा तन्मयता, नम्रता, विनम्रता वाली रही है। और प्रधानमंत्री के साथ जो दोस्ती है वो आप देखिए, क्योंकि जापान से जो भारत के रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इस बात की चर्चा होती है। और यही कारण है कि फूमियो किशिदा की तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे थे, दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी रोहित हमने देखी कि कितनी गर्मजोशी से पीएम ने उनका स्वागत किया। बिल्कुल, और गर्मजोशी के साथ स्वागत तो हुआ, लेकिन जिन मुद्दों पर अभी चर्चा होनी है उसमें सबसे पहला सेशन होना है वन अर्थ। ये तस्वीरें 6 अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, जापान के पीएम का स्वागत करते हुए, उसके बाद आईएमएफ के चेयरमैन का स्वागत करते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखिए इस पे जो बॉडी लैंग्वेजेस भी दिख रही है वो एक अलग खुशी दिखा रही है और बहुत पॉजिटिव भाव से, क्योंकि जिन मुद्दों पर भारत फोकस करता रहा। मैं एक छोटा सा कमेंट भी चाहता हूं पंकज जी आपसे इस पे लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया इस मंच से एक आवाज जरूर उग्रवाद के खिलाफ उठाना चाहेगा, जरूर टेररिज्म के खिलाफ उठाना चाहेगा। जस्टिन ट्रूडो भी चूंकि वहां पे आए हैं, तो क्या खालिस्तान भी वो इशू होगा? बिल्कुल होगा और ये बात उठेगी। और जस्टिन ट्रूडो हैं और अगर खालिस्तान की बात करें तो ऋषि सुनक भी हैं। और टेररिज्म एक सिर्फ इंडिया का इशू नहीं रह गया, इट इज पूरे संसार में ये फैला हुआ है। और जिस तरीके से ये काम करते हैं, बैठते कहीं हैं, फंडिंग कहीं से आती है, तो ये एक इंटरनेशनल इशू है। टेररिज्म पे बात उठेगी और बातचीत होगी। मैं इस सिर्फ एक पॉइंट देना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ और लीडरशिप की बात हुई है। मैं एजेंडा को जब आप ध्यान से देखें तो जितना, जैसे अभी डिजिटल यूपीआई की बात हुई, इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया। इवन अगर आप देखें जो हमारा एनवायरनमेंट में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने खुद कम किया और हम अब बोल रहे हैं, इस एजेंडा में बोल रहे हैं कि उसको एक्सेलरेट करे पूरा वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने पहले खुद किया है, दुनिया को दिखाया है और फिर बोल रहे हैं कि आप हमें फॉलो करें। शो द पाथ, शो द पाथ। दिस इज लीडरशिप विच इज कमिंग टू द फोर, विच आई फील, जो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कि पहले हम बात करते थे मेक इंडिया, मेक इन इंडिया, फिर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड भी आया। अब मैं बोलता हूं ट्राइड इन इंडिया सक्सेसफुली, यू कैन फॉलो, द वर्ल्ड कैन फॉलो। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे सर, हम जब कनाडा की बात करते हैं, वहां के लिए स्टैंड की बात करते हैं, तो हमने कदम कदम पर वहां के जो पीएम हैं उनके स्टैंड को भी देखा है, हमने उसका विरोध भी किया है। लेकिन ये तो हमारा रवैया रहा है ना, ये तो हिंदुस्तानी रवैया रहा है कि जो भी आता है बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ इतने देश इस वक्त आ रहे हैं, फिर अभी हम जापान की बात कर रहे थे, वो बॉन्डिंग अलग है, वो बॉडी लैंग्वेज अलग है। ट्रूडो की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन पीएम की उनके प्रति भी बॉडी लैंग्वेज सेम थी कि आप हमारे देश में आए हैं, देखिए हम आपका कैसे स्वागत करते हैं। मैं आपके पास आ रही हूं, मेरे साथ इस वक्त जापान से टोमियो मिजाको कामी जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम, न्यूज नेशन पे बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त थोड़ी देर पहले अभी जब फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री से मिल रहे थे तो वो केमिस्ट्री दोनों के बीच में हमने देखी। अब वहां के लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं, इस विजिट को देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपसे ही जानना चाहते हैं। मैं खुद टीवी देख रहा हूं अभी हमारे प्रधानमंत्री को आते हुए देख रहा था अभी अपनी आंखों से। भारत का मेरे कमरे में जो टीवी रखा हुआ है, भारत की खबरें देखता रहता हूं और बहुत खुशी हुई। और इतने लंबे लम्हे तक
अबे जी को नहीं, हमारे किशिदा जी को दिखाया, और किशिदा जी तो को चेहरे में बहुत खुश मुस्कुराहट देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मोदी जी के साथ जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत ही साफ बताता है, दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। और जो एशिया के प्रमुख, जो चीन तो लोकतंत्र नहीं है ना, बहुत खास अलग किस्म का देश है, तो इससे निपटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत जापान के बीच में कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वो सुभाष चंद्र बोस जी के जमाने से ही दोस्त है, यूं समझ लीजिए जी। और वो हम देख रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री क्यों ना हो जापान के, उनके साथ जो दोस्ती रही है उसके भी हमने कई आयाम ऐसे देखे हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी। फिर चाहे उनका भारत दौरा क्यों ना हो। मोहित राज दुबे मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, राष्ट्रीय अध्यक्षों का लगातार आना और ये जो एक तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, ये जो डिसिप्लिन हम देख रहे हैं तमाम देशों का, और ये जो हम एक समन्वय देख रहे हैं भारत के साथ इन तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, ये आज सब कुछ कह देता है कहां भारत है, किस दिशा में भारत चल रहा है और सबको साथ लेकर चल रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, भारत एक नई परिधि की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और G20 देशों का सम्मेलन भारत के भीतर होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सेक्टर में जिस तरीके से लगातार प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। 20 देशों का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का करीब 85% का जीडीपी रखने वाली ये देश जो नई लकीर खींचते हैं विश्व के कोने कोने में। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक के शिखर सम्मेलन के पहले ग्लोबल टाइम्स ने, जो चाइना का प्रतिष्ठित अखबार है और सरकारी अखबार है, जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत की अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ करता हुआ नजर आया, अमूमन वो निशाना साधता हुआ नजर आया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ कि भारत का जो केंद्र होगा, डिप्लोमेसी है। और हमारे भारत में इसको सरल भाषा में कहावत में भी कहा जाता है कि दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। मनोज जी, मैं इसी पे कमेंट चाहूंगा, क्या चाइना इसी स्ट्रैटेजी पे है क्या? क्योंकि वो तो उनका मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, और अगर कुछ ऐसे कमेंट वो कर रहा है, जबकि हम ये जानते हैं कि इंडिया सीधे सीधे, ये ऋषि सुनक आगे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सबसे पहले इनको एक बार प्रधानमंत्री का स्वागत वाली ये तस्वीर हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक कमेंट लूंगा मनोज जी आपसे। लेकिन ये देखिए, ऋषि सुनक आ रहे हैं